हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम फाइनल अकाउंट्स में आपके साथ एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डिविडेंड। एक एडजस्टमेंट लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड। तो अगर मैं आपसे डिविडेंड की बात करूं तो पहले तो हमने ये अपने हिसाब से नोट्स बना लिए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं, तो हमने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लिया। आप जिस मर्जी बुक से फॉलो कर सकते हैं, मैं बार बार ये कहता हूं। तो पहले तो डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड का जनरल टर्म्स में मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग शेयर होल्डर्स। कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाए हैं उसका हम शेयर होल्डर्स में विभाजन कर देते हैं। इसलिए डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट्स का पार्ट है, तो प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। प्रॉफिट्स होंगे तो डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो डिविडेंड नहीं देंगे। अगर हम कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में जाते हैं तो वहां एक सिंपल सी बात लिखी है कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। चलिए, तो डिविडेंड का मतलब क्या है? प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास कभी कभी डिविडेंड का एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए आज की क्लास में मैं आपको डिविडेंड की बात करवाऊंगा। डिविडेंड के बारे में बता दूं कि डिविडेंड हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होता है फाइनल डिविडेंड और एक हमारे पास होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर भी कर देते हैं और पे भी कर देते हैं। इसलिए आपको अगर एडजस्टमेंट में कोई आएगा तो वो फाइनल डिविडेंड ही आएगा। इंटरिम डिविडेंड आपको एडजस्टमेंट में नहीं आता। फाइनल डिविडेंड समझ लेते हैं कि क्यों आता है। सपोज कीजिए हम जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं वो हम अपने करंट ईयर के बना रहे हैं, और मान लीजिए हमारा करंट ईयर है 23-24। ये हमने मान लिया हमारा करंट ईयर है 23-24। तो 23-24 को अगर यहां पर 31 मार्च 24 को ये एंड होता है और यहां पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको इंटरिम डिविडेंड हमेशा दिया हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इंटरिम डिविडेंड तो साल के बीच में कहीं पर यहां पर कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करके पे कर दिया था। नाउ अब जब हम इसके फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो इसके फाइनल अकाउंट्स में यहां पर आपको एडजस्टमेंट मिल सकती है, और वो एडजस्टमेंट मिलेगी रिगार्डिंग फाइनल डिविडेंड। तो जब आप क्वेश्चन करते हैं फाइनल अकाउंट्स के, वहां लिखा होता है कि डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड या डिविडेंड हैज बीन प्रपोज्ड। तो क्योंकि ये 31 मार्च के बाद डिक्लेयर किया जाता है, प्रपोज किया जाता है, इसीलिए फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए हम इसको इग्नोर करते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फाइनल अकाउंट जब आप बनाते हैं तब आप इग्नोर कर देते हैं। ओके, यानी 23-24 ईयर का डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा तो वो फाइनल अकाउंट्स के लिए इग्नोर कर दिया जाएगा। ओके सर, फाइनल अकाउंट्स में तो मैं इग्नोर कर दूंगा, लेकिन सर अगर मुझसे क्वेश्चन कहे कि करंट ईयर 23-24 में हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया था फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, है ना, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी? तो मैंने आपको दो बातें बताई, अगर आपने समझी हो कि करंट ईयर में जिस डिविडेंड की हम बात कर रहे होते हैं वो हमेशा प्रीवियस ईयर का होता है। तो अगर करंट ईयर में इंटरिम डिविडेंड की बात होगी तो वो तो करंट ईयर का होगा, लेकिन फाइनल डिविडेंड की बात हर साल की जाती है और फाइनल डिविडेंड रिलेट करता है प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो करंट ईयर में जो डिविडेंड फाइनल डिविडेंड की बात होती है वो डिविडेंड हमेशा कौन से ईयर का होगा? प्रीवियस ईयर का होगा। ठीक है, अब सर इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं।
ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड दो तरीके का है, एक तो है फाइनल डिविडेंड और एक है हमारे पास इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड की अकाउंटिंग ये हमेशा करंट ईयर के रिलेशन में होगी और ये हमेशा प्रीवियस ईयर के रिलेशन में होगी। ओके, ठीक है। अब डिविडेंड जब मैं दूंगा तो डिविडेंड के रिगार्डिंग पहले हम कुछ जनरल बातें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। कुछ जनरल बातें डिविडेंड के लिए और समझ लेते हैं। डिविडेंड शैल बी फर्स्ट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एट अ फिक्स्ड रेट देन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड जब भी देने की बात आएगी तो पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। ठीक है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी। जब भी डिविडेंड देने की बात आएगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट तो फिक्स्ड होता है। जो रेट क्वेश्चन में डिविडेंड का आपको दिया हुआ होगा वो रेट इक्विटी वालों पर अप्लाई होगा, प्रेफरेंस वालों पर अप्लाई नहीं होगा, उनका रेट फिक्स्ड होता है। प्रेफरेंस शेयर्स जनरली क्यूमुलेटिव होते हैं। प्रेफरेंस शेयर जनरली क्यूमुलेटिव होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर उन्हें पिछले सालों में डिविडेंड नहीं मिला तो करंट ईयर में जब हम उन्हें डिविडेंड देंगे तो पुराने वाले एरियर साथ में देंगे। सर, हम जब भी डिविडेंड दे रहे हैं, करंट ईयर में जो हम डिविडेंड दे रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का है, बिल्कुल ठीक। अगर उसके भी पिछले प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन कह रहा है कि हमने प्रेफरेंस को डिविडेंड नहीं दिए थे, तो वो सारे सालों के डिविडेंड जोड़ करके हम एक साथ देंगे। प्रेफरेंस शेयर्स आर जनरली क्यूमुलेटिव। सर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, लिखा है सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स, तो भी वो क्यूमुलेटिव है, और अगर वो लिख के बताए क्यूमुलेटिव तो क्यूमुलेटिव है ही है। तो आप नोट कर लीजिए, कुछ नहीं लिखा तो प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा क्या होंगे, क्यूमुलेटिव, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। इसका मतलब अगर क्वेश्चन लिख दे कि मेरे प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव, यानी अब वो लिख रहा है नॉन क्यूमुलेटिव, तो अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव लिख दे तो केवल हम उन्हें करंट वाले डिविडेंड देंगे, प्रीवियस वाले डिविडेंड हम उन्हें नहीं देंगे, एरियर्स उन्हें नहीं मिलेंगे। तो पुराने एरियर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके लिए टर्म होती है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव हैं या नॉन क्यूमुलेटिव हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा, क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो क्यूमुलेटिव, और अगर बता रखा है तो पढ़ लो कि क्यूमुलेटिव लिखा है तो क्यूमुलेटिव का ट्रीटमेंट पता है, नॉन क्यूमुलेटिव लिखा है तो नॉन क्यूमुलेटिव का भी पता है। फर्क यह है, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब पुराने एरियर्स डिविडेंड के नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी पार्टिसिपेटिंग। अब ये एक टर्म है जो बच्चों को तंग करती है कि सर पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या हुआ। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट कमाया उसमें से पहले स्टेटेड डिविडेंड प्रेफरेंस को दे दो, फिर स्टेटेड डिफरेंस इक्विटी को दे दो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में से जो भी स्टेटेड डिविडेंड है, जो बताया गया है डिविडेंड प्रेफरेंस को, वो दे दो, जो इक्विटी का बताया गया वो दे दो। फिर अगर प्रॉफिट्स बच जाएं तो पार्टिसिपेटिंग का मतलब है उन बचे हुए प्रॉफिट्स में प्रेफरेंस वालों को भी एक हिस्सा मिलेगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि डिविडेंड देने के बाद अगर प्रॉफिट बच गए, सरप्लस प्रॉफिट बच गए, हम उसे सरप्लस प्रॉफिट का नाम दे रहे हैं समझाने के लिए, तो वो सरप्लस प्रॉफिट जनरली इक्विटी के होते हैं, लेकिन हम उन्हें कह रहे हैं कि भाई हम प्रेफरेंस वालों के साथ शेयर करेंगे। तो ये एक पॉइंट कम देखने को मिलता है, इसलिए बच्चे को इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं आज जो क्वेश्चन करवाऊंगा एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन बनाया था और वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये पॉइंट आ जाएगा आज। A company can issue equity shares with different voting rights and different dividend rights etc. हमें जनरली सिंपल क्वेश्चन दिए होते हैं तो हमें लगता है कि इक्विटी वालों को एक ही रेट पे डिविडेंड मिलता है, लेकिन कंपनी अगर चाहे तो वो अपने अलग अलग
इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, और अलग अलग इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स पर अलग अलग वोटिंग राइट और डिविडेंड राइट हो सकते हैं। तो यहां पर हम वोटिंग राइट्स की नहीं, डिविडेंड राइट्स की बात कर रहे हैं। तो डिविडेंड के राइट्स अगर अलग अलग हो तो कैसे काम होगा, ये भी एक बात बच्चों को कम पता होती है। तो आज का क्वेश्चन हम जो एग्जामिनेशन का लेंगे उसमें ये वाला पॉइंट भी कवर होगा। नेक्स्ट, डिविडेंड इज जनरली पेड ऑन पेड अप कैपिटल। अब एक होती है आपकी नॉमिनल कैपिटल। तो नॉमिनल कैपिटल कुछ भी हो, व्यापार में कौन सी कैपिटल लगी है, जो कैपिटल आपने लोगों से कॉल कर ली उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब मैंने लोगों से कहा भाई पैसे दे दो, हो सकता है कुछ लोगों ने पैसे ना दिए हों, और हो सकता है कुछ लोग बहुत दिलदार हो, कह रहे हो लो भाई तुम पैसे एडवांस में रख लो, उन कॉल के भी रख लो जो तुमने मांगे नहीं। इसका मतलब हम किस अमाउंट के ऊपर डिविडेंड देंगे, तो लॉ कहता है गगन पेड अप कैपिटल पे आप डिविडेंड दोगे, और पेड अप कैपिटल में भी ध्यान रखना ना तो आप कॉल इन एडवांस पे डिविडेंड देना, क्योंकि कॉल इन एडवांस के ऊपर तो कंपनी को इंटरेस्ट देना है, ओके। और कॉल इन एरियर्स क्योंकि वो पैसे मिले ही नहीं है तो उन्हें डिविडेंड किस बात का दूंगा, उन्हें डिविडेंड दूंगा ही नहीं, उनसे तो ब्याज लूंगा, इनसे ब्याज लूंगा, इन्हें ब्याज दूंगा। ठीक है, आपको रेट भी पता है, ये बात भी क्लियर हो गई। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। अगर आपने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाए हैं तो डिविडेंड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल बात होगी। लेकिन अगर करंट ईयर में आपके पास प्रॉफिट कम पड़ जाए या प्रॉफिट हो ही ना तो भी आप डिविडेंड दे सकते हो। उस केस में पिछले साल के प्रॉफिट्स को इस्तेमाल करके डिविडेंड दिया जा सकता है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन दो पार्ट में करवाऊंगा। पहला पार्ट होगा जब मैं डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से दूंगा। दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें मैं पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दूंगा। इनके रूल्स कुछ अलग हैं और इनके लिए कोई रूल नहीं है। प्रॉफिट कमाया है डिविडेंड बांट दो, यहां पर केवल डिविडेंड की कैलकुलेशन की बात आती है। तो मैं आपको आज दो क्वेश्चन करवाऊंगा, दोनों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। पहले मैं आपको करवाऊंगा करंट ईयर वाले प्रॉफिट्स में से डिविडेंड कैसे देते हैं। नाउ मतलब आजकल ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपको क्वेश्चन कभी बहुत पुराना मिला, बुक में कई बार पुराने क्वेश्चन भी दिए होते हैं, ऑथर भी मॉडिफाई करना भूल जाते हैं, तो वहां लिखा हुआ होता है कि बिफोर डिविडेंड आपको 10% प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये पुराना लॉ होता था जब लॉ कहता था कि गगन अगर डिविडेंड देना है तो ट्रांसफर टू रिजर्व करना है। पर करंट में अब जो कंपनीज एक्ट चल रहा है 2013, उसमें लिखा है सेक्शन 123 में कि कंपनी जब डिविडेंड देगी तो ट्रांसफर टू रिजर्व करना मैंडेटरी नहीं है। तो अगर क्वेश्चन लिख दे कि आपको ट्रांसफर टू रिजर्व करना है एज रिक्वायर्ड इन द एक्ट, तो इसका मतलब कुछ नहीं करना। अगर वो कह दे कि भाई हम 5% प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ही हम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अच्छा, यानी अब ट्रांसफर टू रिजर्व की कोई प्रतिबंध हमारे ऊपर नहीं है, मतलब कोई हमारे ऊपर कंडीशन नहीं है। अ कंपनी नीड्स टू डिपॉजिट अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद एनी शेड्यूल्ड बैंक विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कंपनी जब भी डिविडेंड देगी उसे 5 दिन के अंदर, जब वो डिविडेंड की घोषणा कर रही है कि मैं डिविडेंड दूंगी, 5 दिन के अंदर शेड्यूल्ड बैंक में एक सेपरेट अकाउंट खोलना है और उसमें जाके डिविडेंड के पैसों को जमा कर देना है। ठीक है, ये कुछ जनरल रूल्स हैं जो कि आपने ध्यान रखने हैं। चाहे डिविडेंड मैं करंट ईयर में से दूं, चाहे डिविडेंड मैं पिछले प्रॉफिट्स में से दूं, ये तो जनरल रूल हैं ही हैं। लेकिन अगर मैं पिछले प्रॉफिट्स को इस्तेमाल करके डिविडेंड दूंगा तो लॉ कह रहा है गगन तुम्हारे पास तो करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है और तुम पुराने प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसीलिए लॉ यहां पर कुछ सेपरेट रूल देगा, वो केवल पास्ट ईयर प्रॉफिट में हमें फॉलो करने होते हैं। तो पहले मैं करंट ईयर वाला क्वेश्चन करवाता हूं, फिर मैं आपको पास्ट ईयर वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। अब क्वेश्चन करवाने से पहले, अकाउंटिंग के पेपर में स्टूडेंट जनरली प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कई बार एग्जामिनर ये बात जानता है कि स्टूडेंट प्रैक्टिकल के लिए तो प्रिपेयर्ड है, वो एग्जाम में थ्योरी पूछ लेता है। वो कहता है कि भाई बच्चे से चलो
डिविडेंड के बारे में कंपनीज एक्ट क्या कहता है जरा लिखो। तो ये जो जनरल बातें मैंने आपसे की हैं, आप ये लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आपकी मेरी जनरल बातें थी। स्पेसिफिकली जो डिविडेंड का सेक्शन है वो सेक्शन है 123। अगर आप लिखोगे सेक्शन 123 के 5-6 पॉइंट तो वो खुश हो जाएगा, आपको मार्क्स दे देगा। दूसरा, मैं इसलिए भी पढ़वाना चाहता हूं क्योंकि आप हो सकता है बुक खोल लो, सब बच्चे बुक्स नहीं खोलते, वो कहते हैं सर पढ़ने पे इतनी मेहनत क्यों करनी। लेकिन कुछ हमारे पास तो सारे ही बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बढ़िया बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो वो बुक खोलते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर के साथ डिस्कशन करते हैं, तो उन्हें दिक्कत ना हो इसलिए मैंने सेक्शन 123 को शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने रख दिया। मैंने शॉर्ट करके रखा है, लॉ की बुक में पूरा डिटेल मिल जाएगा, कंपनी लॉ की बुक में, लेकिन अकाउंट्स की बुक्स में किसी बुक्स में थोड़ा पार्ट होता है, किसी में ज्यादा होता है, तो आप बुक खोलें, मैं चाहता हूं आप बुक खोलें और वहां पर आपको दिक्कत ना है, इसलिए सेक्शन 123 मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, एक बार रीड करूंगा फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊंगा। तो मैंने आपको बताया डिविडेंड के रिगार्डिंग लॉ में जो सेक्शन है वो है 123। अगर मैं आपको लॉ पढ़ा रहा होता तो मैं कोशिश करता आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज में पढ़ा दूं, लेकिन अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं तो इसलिए उस लैंग्वेज को मैंने सिंप्लीफाइड करके लिख दिया आपके लिए। ऐसा ही मिलता जुलता आपको बुक्स में मिल जाएगा। सेक्शन 123 कहता है कि गगन, डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर सकती है, पे कर सकती है, करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से पे कर सकती है। तो यहां लिखा हुआ है आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस साल का डिविडेंड है उस साल के प्रॉफिट्स में से दे सकती है, लेकिन उसके पहले डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज कर लेना है। अब कंपनी अपनी मर्जी से डेप्रिसिएशन कम ज्यादा ना चार्ज करे, इसलिए उन्होंने कहा गगन, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे शेड्यूल है, शेड्यूल 2 स्पेसिफिकली डेप्रिसिएशन का है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन बनता है वो चार्ज करना है। तो इसे गलती से शेड्यूल 3 मत समझ लेना, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट और P&L की फॉर्मेटिंग की बात कर रहा है। तो कंपनी चाहे तो जिस साल का डिविडेंड दे रही है उस साल के प्रॉफिट में से डिविडेंड दे, लेकिन डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज किया हुआ होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया मेरे इसी पार्ट का होगा। उसके बाद लॉ कहता है गगन, अगर कंपनी चाहे तो अपने पिछले सालों के प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करके भी डिविडेंड दे सकती है, और शर्त यहां पर भी वही है कि उसे डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज किया हुआ हो। तो या तो करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दो, या पिछले सालों के प्रॉफिट से डिविडेंड दो, या फिर लॉ कहता है गगन मिला के दे दो। ठीक है। कभी एक्सट्रीम केस में लॉ में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी को कहती है कि हम आपको डिविडेंड देने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे, क्या मजबूरी है गवर्नमेंट की वही जाने, अगर ऐसा है तो फिर उसमें से भी डिविडेंड दिया जा सकता है। बट ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। हमारे लिए यही है कि डिविडेंड हम या तो करंट ईयर से देंगे, या प्रीवियस प्रॉफिट से देंगे, या दोनों के कॉम्बिनेशन से देंगे। जो बात मैंने आपको ऊपर बताई थी वही मैंने दोबारा लिखी है कि अब डिविडेंड देते समय ट्रांसफर टू रिजर्व ऑप्शनल है, आपके पास कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ना चाहे पढ़ लेना। वैसे मैंने हेडिंग्स इतनी बना दी है कि इससे आपको बात समझ में आ जाए। आपने केवल हेडिंग्स भी लिख दी तो मार्क्स मिल जाएंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व ऑप्शनल है। सेक्शन 123(1) का पहला प्रोविजो कह रहा है कि भाई ट्रांसफर टू रिजर्व ऑप्शनल है, अब कंपल्शन नहीं है। सेकंड प्रोविजो कहता है गगन, अगर आपके पास करंट ईयर के प्रॉफिट कम है, इनएडिक्वेसी का मतलब होता है कम है, और एब्सेंस का मतलब है कि भाई प्रॉफिट हुए ही नहीं। तो अगर करंट ईयर में आपके प्रॉफिट कम है या करंट ईयर में आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है, तो भी आप पुराने प्रॉफिट्स में से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से, रिजर्व्स में से डिविडेंड दे सकते हो। लेकिन उसके लिए लॉ कहता है कि हमने आपके लिए डिविडेंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल जो बनाए हैं वो आपको फॉलो करके चलने हैं। और इसमें भी मैं आपसे कहूंगा कि हम स्पेसिफिकली डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 3 फॉलो करते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बेसिकली इसी के ऊपर आएगा। डिविडेंड जब भी आप देंगे तो याद रखना कि डिविडेंड हमेशा कहां से दोगे, फ्री रिजर्व से दोगे। इसीलिए क्वेश्चन में अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व है तो वो हमारा फ्री रिजर्व नहीं है, वो हमारे कमाए हुए प्रॉफिट नहीं है। हमने एसेट की वैल्यू को बढ़ा दिया और एक नोशनल एंट्री से प्रॉफिट क्रिएट कर लिया, यानी ये जेन्युइन प्रॉफिट नहीं मानते, रीवैल्यूएशन रिजर्व का इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये भी कोई फ्री रिजर्व नहीं होता।
सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम फ्री रिजर्व नहीं मानते, इन सब से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। ओके, बिफोर डिविडेंड सेट ऑफ प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन। अब ये एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आप डिविडेंड करंट ईयर से दे रहे हो तो लॉ कहता है कि गगन प्रीवियस ईयर के लॉसेस और प्रीवियस ईयर वाले डेप्रिसिएशन आपको पहले सेट ऑफ करने हैं, खत्म करने हैं, फिर डिविडेंड देना है। ये कंडीशन केवल करंट ईयर पर लागू है। यानी कि अगर मेरे करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं थे और मैं पिछले प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देना चाहता हूं तो ये वाली कंडीशन लागू नहीं होगी, लॉसेस वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। ये सारी बातें सेक्शन 123(1) में लिखी हैं। फिर से याद दिलाता हूं, सेक्शन 123(1) कह रहा था करंट ईयर से दो, पिछले साल के प्रॉफिट से दो, या दोनों के कॉम्बिनेशन से दो। लेकिन नीचे कह रहा था 4 प्रोविजो याद रखना। पहला, ट्रांसफर टू रिजर्व अब ऑप्शनल है। पहला था ट्रांसफर टू रिजर्व आपका ऑप्शनल है। दूसरा था अगर पुराने प्रॉफिट्स यूज कर रहे हो क्योंकि करंट ईयर में प्रॉफिट कम है या नहीं है तो रूल 3 जरूर फॉलो करना, रिजर्व हमेशा फ्री रिजर्व होने चाहिए। और अगर करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दे रहे हो तो आपने पुराने लॉसेस और डेप्रिसिएशन अगर पेंडिंग है तो वो पहले सेट ऑफ करने हैं, फिर बचे हुए प्रॉफिट से डिविडेंड बांटना है। डेप्रिसिएशन हमेशा एज पर शेड्यूल 2 होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहें तो इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर उन्हें लगता है करंट ईयर में प्रॉफिट चल रहा है तो डिविडेंड दे दो, अगर उन्हें लगता है करंट ईयर में लॉस चल रहा है तो फिर वो पुराने 3 सालों के डिविडेंड का एवरेज रेट निकालेंगे और उससे ज्यादा डिविडेंड वो नहीं दे सकते। लॉस के केस में 3 सालों के डिविडेंड की जो एवरेज आती है उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। बार बार बता रहा हूं, लॉस के केस में डिविडेंड कहां से दिया जाता है? पुराने प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। फिर लॉ कहता है गगन डिविडेंड जब भी देना इसे एक सेपरेट शेड्यूल बैंक में जमा कर देना 5 दिन के अंदर अंदर, और डिविडेंड हमेशा आप रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को दोगे या उनके ऑर्डर पर या उनके बैंकर को, जो बैंक के डील उन्होंने दिया उनको दोगे। हमेशा कैश में, चेक में या वारंट की फॉर्म में ही दोगे। यानी कि अगर मैं कोई ऐसी कंपनी हूं, मैगी बनाता हूं और मैं कहूं मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में मैगी बांट दूं, नहीं हो सकता। सर मैं पेन बनाता हूं, रजिस्टर बनाता हूं, स्टेशनरी आइटम बनाता हूं, तो मैं अपने शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनेटली डिविडेंड के अमाउंट की स्टेशनरी बांट दूं, नहीं हो सकता। यानी डिविडेंड आपको हमेशा कैश, चेक या वारंट के थ्रू ही देना होता है। एक बात आती है बोनस शेयर। अकाउंट्स में बोनस शेयर और बोनस कॉल 2 कंसेप्ट हमने आपको कराए थे। तो बोनस शेयर और बोनस कॉल भी एक तरीके का डिविडेंड है, और वहां पर लॉ ये कहता है कि अगर आप उस फॉर्म में डिविडेंड देना चाहते हो तो वो अलाउड है। यानी कि बोनस शेयर और बोनस कॉल हम परमिट कर रहे हैं, इसमें कैश नहीं जा रहा, प्रॉफिट्स बांट रहे हो ना आप, प्रॉफिट्स बांट रहे हो, कैपिटलाइज कर रहे हो, इसमें कैश नहीं जा रहा, लेकिन लॉ कहता है गगन ये परमिटेड है। ठीक, चलिए एक जनरली मैंने आपके साथ रीड कर दिया कि अगर थ्योरी के लिए आ जाए तो ये 2 4 5 पॉइंट सेक्शन 123 के आप लिख देना। अब ये नीचे लिखा है कि अगर आपके प्रॉफिट्स करंट ईयर में नहीं हुए या कम हुए तो आप डिविडेंड कैसे दोगे? तो मैंने कहा था इसको मैं क्वेश्चन 2 की हेल्प से करवाऊंगा। पहले मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। तो हमने जो लास्ट टॉपिक किए थे प्रोविजन फॉर टैक्स के क्वेश्चन, अब उसके बाद हम डिविडेंड के क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, मेरे साथ ध्यान से पढ़ना। आपकी बुक में लिखा हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो 10 ईयर में होगा, नहीं तो यहां से देख लो। देखिए, आत्मा लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंपनी के पास 50,000 9% बता रहा है कि 50,000 9%, ये रेट ऑफ डिविडेंड है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपीज वाले 50 लाख रुपए के। मैंने आपसे कहा था कि प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा क्यूमुलेटिव होते हैं, यहां नहीं लिखा तो इसका मतलब वो क्यूमुलेटिव है, लेकिन यहां एक नई बात उन्होंने लिख दी कि वो पार्टिसिपेटिंग है। जरा याद करके बताइए पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या था? सर अभी आपने इतनी सारी बातें बताई, कैसे याद करें? आप ही बताओ ना। और कह रहे सर हमसे सुनो, मैंने कहा अच्छा बताओ। कह रहे सर डिविडेंड पहले बांट दो, स्टेटेड डिविडेंड बांट दो प्रॉफिट में से, फिर जो बच जाएगा प्रॉफिट उसमें इनको शेयर देना। यानी कि बचे हुए प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा, यानी इन्हें डबल डिविडेंड मिलेगा। 9% तो मिलेगा ही मिलेगा।
ये जो 9% था, ये डिविडेंड पहले मैं इनको दूंगा और बाद में चेक करूंगा कि क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच गए। अगर बच गए तो फिर से इन्हें एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा। ओ बच्चे कह रहे लो सर, हो गई तसल्ली, हम सुन रहे हैं आपकी बात को। दूसरा लिख क्या कि मेरे पास 1 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, तो ये 100 लाख के हो गए। तो लो जी, ये भी इनका रेट ऑफ डिविडेंड बता दिया। अब बताओ, यहां क्वेश्चन साइलेंट है, तो ये क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है? तो सर ये भी क्यूमुलेटिव एज्यूम किए जाएंगे और ये भी क्यूमुलेटिव एज्यूम किए जाएंगे। क्वेश्चन साइलेंट हो, दुविधा हो तो याद रख लो क्यूमुलेटिव होंगे। फिर एग्जामिनर कहता है यार गगन, मैं ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा बच्चों को। 1,50,000 शेयर्स हैं, रेट 11% है। ओ लेकिन ये नॉन क्यूमुलेटिव है। देखो कह रहे रेट ज्यादा चाहिए तो सुन लो, हम दे देंगे, लेकिन आप नॉन क्यूमुलेटिव हो। तो नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब इन्हें अगर कोई डिविडेंड के एरियर्स चल रहे हैं तो इनका अधिकार खत्म हो जाएगा एरियर्स पर से। ठीक है सर। अब बेचारा प्रेफरेंस में तो और कुछ हो नहीं सकता था, अब इक्विटी पे आ गया। कहता है कंपनी के पास 20 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 वाले, लेकिन 7 रुपए ही कॉल्ड अप हैं और वो सारे पेड अप भी हैं, मतलब कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है। 140 लैक्स कह रहे लेकिन हमारे पास कॉल्स इन एडवांस है। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई कॉल इन एडवांस के ऊपर डिविडेंड नहीं मिलता, इस पर कंपनी इंटरेस्ट देगी। ठीक है। इक्विटी शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड कभी डिफाइंड नहीं होता, तो क्वेश्चन बताता है, एडजस्टमेंट बताएगी। फिर वो कह रहे हमारे पास डिफरेंट राइट्स वाले भी कुछ शेयर्स हैं। अब इनके डिफरेंट राइट्स में इन्हें एक राइट ये भी है कि इन्हें 5% डिविडेंड ज्यादा मिलेगा इन इक्विटी शेयर्स के मुकाबले में। मतलब अगर कंपनी इन्हें 12% डिविडेंड देगी तो इन्हें 12 + 5 17% देगी। ओ सर, कंपनी अगर इन्हें 15% देगी तो इन्हें 15 + 5 20 देगी, ये मतलब है। यानी इसके ऊपर जो क्वेश्चन रेट बताएगा उस रेट से डिविडेंड देना और इस पे 5% एक्स्ट्रा रेट पे डिविडेंड देना। हमें सब कैपिटल के अमाउंट पता है, हमें डिविडेंड के रेट्स भी पता है, तो डिविडेंड कैलकुलेशन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत एक इस एक्स्ट्रा डिविडेंड को कैलकुलेट करने में है कि वो कैसे की जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि करंट ईयर टैक्स एट द रेट ऑफ 25% अमाउंटेड टू 34.5 लाख। करंट ईयर में कंपनी ने जो टैक्स दिया है वो अमाउंट गिवन है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स। यानी ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा ये 20% मिलेगा। ठीक है। लास्ट ईयर नो डिविडेंड कुड बी पेड ऑन एनी शेयर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स। पिछले साल में हम कोई डिविडेंड नहीं दे पाए थे। ठीक है। और कंपनी अब डिक्लेयर और डिविडेंड देना चाहती है इक्विटी पर 20%, और वो कह रहे हैं कि आपने बताना है टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो भी हमें पे करना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ये 50 लाख के ऊपर 9% के रेट पे अगर मैं डिविडेंड निकालूं तो ये आता है 4.5 लाख। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने डिविडेंड नहीं दिए और प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग होते हैं, तो इन्हें 2 सालों के डिविडेंड मिलने हैं। तो ये अमाउंट मैं यहां पे लिख लेता हूं, यानी इनको 9 लाख मिलना है, प्लस इन्हें पार्टिसिपेटिंग है तो एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिलना है। पर एक्स्ट्रा डिविडेंड के लिए पहले मुझे सरप्लस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ी देर के बाद निकाल पाऊंगा, अभी नहीं निकाल पाऊंगा। फिर ये 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो इनके ऊपर 100 लाख पे 10% बनता है 10 लाख, और इन्हें भी 2 सालों के डिविडेंड देने हैं क्योंकि ये क्यूमुलेटिव है, तो ये हो गया 20 लाख। फिर ये जो 150 लाख के हैं इन पर 11% डिविडेंड बनता है जो कि हो जाएगा 16.5 लाख। ये नॉन क्यूमुलेटिव है तो इन्हें सिर्फ एक ही साल का मिलना है, तो 16.50 लाख। जो इक्विटी शेयर्स हैं 140 लाख के, इन्हें 20% डिविडेंड देना है, तो ये हो गया 28 लाख। ये जो 4 लाख हैं ये कॉल इन एडवांस है, इन्हें कोई डिविडेंड नहीं देना।
ये जो 10 लाख रुपीस की कैपिटल है, इन्हें 5% एक्स्ट्रा डिविडेंड देना है, तो इन्हें मिलेगा 25%। तो ये आपका बन जाएगा 2.50 लैक्स। यानी कि अगर मैं पार्टिसिपेटिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा डिविडेंड देना है उसको छोड़ दूं, तो मेरे पास ये तो सीधे सीधे निकल आए 9 लाख, 20 लाख, 16.5 लाख, 28 लाख और 2.5 लाख, ये निकल के आते हैं मेरे पास 76 लैक्स। ठीक है, नाउ आइए जी, पहला टॉपिक चल रहा है डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। तो पहले तो मुझे प्रॉफिट्स चाहिए, और ये मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं आपके साथ असाइनमेंट का। 2022 बीकॉम ऑनर्स रेगुलर कॉलेज का ये पेपर है। प्रॉफिट्स मुझे कौन से चाहिए? मुझे चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन ने गिवन था टैक्स का अमाउंट, और टैक्स का अमाउंट कैसे निकलता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू टैक्स का रेट। ये टैक्स का अमाउंट था 34.50 लाख, एक बार चेक कर लूं, यस, इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू 25%, तो 0.25। देयर फोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा 34.50 डिवाइडेड बाय 0.25, 34.5 डिवाइडेड बाय 0.25। जैसे भी आप मैथमेटिक्स करते हो, ये बन गया 138 लाख। मगर ये बना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये आएगा यहां पर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से पहले टैक्स देना होता है, तो ये बन गया 138 माइनस 34.50, ये आ गया 103.50 लाख। अब देखिए, अब आपको चाहिए हमारे सरप्लस प्रॉफिट्स कितने थे, तो 103.50 लाख में से 76 लैक्स जो आपका रेगुलर डिविडेंड बनता है, स्टेटेड डिविडेंड जो आपका बनता है वो ये बनता है, तो ये आपका कितना आ गया? ये आ गया 27.50 लैक्स। अब जो आपके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उन्हें इस 27.5 लाख का 20% मुझे और देना है। ये हो गया 5.50 लाख, यानी कि इन्हें मिलेगा 9 लाख के साथ में 5.5 लाख। और इसकी वर्किंग नोट जो मैंने करके दिखाई है वो आपको क्वेश्चन में करके दिखानी होगी। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड। बताइए, समझ में आ गया? बीकॉम ऑनर्स 2022 का क्वेश्चन है, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। मैंने फिर भी बहुत बढ़िया से इसका सॉल्यूशन बना करके आपके लिए रखा है। ये देखिए कि इनका जो नॉर्मल डिविडेंड है वो 9 लाख है, और जो इनका सरप्लस बनता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का, इसके लिए प्रॉपर वर्किंग नोट बना देना। बाकी सारी कैलकुलेशंस मैंने आपको करके दिखा दी थी, ठीक है, और यहां पर मैंने उसको प्रॉपरली आपके लिए बता दिया है कि किस तरीके से हमने किया है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक बार पहले भी आ चुका है, इसको आप अच्छे से करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर कि जब हमारे पास करंट ईयर में प्रॉफिट कम हो तो कैसे किया जाएगा। आइए जी, दूसरा वाला पार्ट करके देखते हैं। हमारा दूसरा पार्ट है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड
in case of inadequacy or absence of प्रॉफिट्स। अगर आपके पास प्रॉफिट ना हो करंट ईयर में तो भी क्या आप डिविडेंड दे सकते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, सेक्शन 123 कह रहा था कि आप पुराने प्रॉफिट्स को इस्तेमाल करके भी डिविडेंड दे सकते हो। उसके बाद उसके प्रोविजो में लिखा हुआ था कि भाई आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स फॉलो करने हैं। वहां जो रूल लिखे हैं उसमें से रूल नंबर 3 ही मेन इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने आपके लिए यहां पे लिखा हुआ है। तो आपकी बुक में हो सकता है लिखा हो हेडिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल। तो सारे रूल नहीं दे रहा, जो उसका इंपॉर्टेंट रूल इस पार्ट को हैंडल करता है वो दे रहा हूं। तो मैंने नीचे लिखा है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। A company may declare dividend in the event of inadequacy or absence of profits in any year। अगर प्रॉफिट कम है या नहीं है तो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो हमारे पास 4 बेसिकली पॉइंट्स होते हैं जो कि लॉ में लिखे हैं। कुछ बुक्स इन्हें 3 कंडीशन बना के प्रेजेंट करती है, तो आपको लगेगा सर 3 होती हैं, आपने 4 लिखी, मैं ओरिजिनल लिख रहा हूं, ये 4 होती हैं। तो ये चारों कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। तो सिंपल वर्ड्स में इन 4 में कुछ कुछ अमाउंट निकलेंगे, तो जो आपका मिनिमम निकले वो फॉलो कर लेना। अगर आप अमाउंट्स के फॉर्म में बात करोगे तो मिनिमम अमाउंट फॉलो कर लेना, और अगर परसेंटेजेस कन्वर्ट कर लोगे तो मिनिमम परसेंटेजेस आपको अलाउड होंगी। क्या रूल कहते हैं समझिए दोबारा से। इनएडिक्वेसी और सॉरी, तो यहां पर इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स दोनों कवर्ड है। अगर आपके पास प्रॉफिट्स कम है तो आप रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं। रिजर्व्स में हमेशा फ्री रिजर्व्स को यूज किया जाएगा, और उसमें जो रूल्स हमें बताते हैं वो रूल्स ये कहते हैं, नंबर 1 कि आप जो डिविडेंड देंगे उसका रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, पिछले 3 सालों में जो भी आपने डिविडेंड दिया है उसका एवरेज निकाल लीजिए, आप उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दोगे। मैं क्वेश्चन भी साथ साथ ले लेता हूं जिससे कि आपको सारी बातें समझा पाऊं, टाइम भी हमारा बच जाए। ये देखिए, वो कहते हैं परम आत्मा लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इक्विटी कैपिटल है 100 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल है 20 लाख, तो टोटल कैपिटल है 120 लाख। ये पेड अप कैपिटल है। रिजर्व्स हैं हमारे पास 35 लाख के, जिसमें से रीवैल्यूएशन रिजर्व है 5 लाख। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता, इसीलिए हम 30 लाख का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो ईयर है 31 मार्च 2022, तो हमारे पास लॉस 31 मार्च 21 में 2 लाख का था और 22 में 1 लाख का है। दोनों ईयर में लॉस है। हमने डिविडेंड जो पीछे दिए थे 18-19, 19-20 और 20-21, वो 15%, 10% और 8% दिए थे। तो 15%, 10% और 8%, यानी कि 33% डिविडेंड 3 सालों में दिया था। एवरेज निकालूं तो 11% आता है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं परम आत्मा लिमिटेड डिजायर
टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% फॉर द ईयर 21-22। 21-22 जिसमें लॉस है उस ईयर में ये कंपनी 10% डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है। तो लॉस के केस में डिविडेंड कहां से डिक्लेयर होगा? रिजर्व से डिक्लेयर होगा। और उसको करने के लिए मुझे रूल्स फॉलो करने हैं। पहला रूल कहता है कि गगन आपने पिछले 3 सालों के डिविडेंड का एवरेज रेट निकालना है, आपका रेट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी कहती है हम 10% देना चाहते हैं जबकि एवरेज रेट 11% है, तो पहली कंडीशन हो गई। एक बार लॉ में पढ़ा देता हूं आपको क्या लिखा है। लॉ कहता है कि गगन जो रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी देना चाहती है शुड नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स। ठीक है, वो कहते हो सकता है कि कंपनी ने कोई डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं किया हो इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। वो कहते हैं गगन अगर कंपनी ने पिछले 3 सालों में हर साल डिविडेंड नहीं दिया तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो फिर अगली सारी कंडीशंस बेकार हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा गगन अगर तीनों साल में डिविडेंड नहीं दिया तो फिर ये रूल ही अप्लाई नहीं होगा, तब ये वाला रूल हटा लिया जाएगा। ठीक है सर। नाउ अब ऐसा हो सकता है कि सर कंपनी ने पिछले 3 सालों में पहले साल कोई डिविडेंड नहीं दिया, दूसरे साल कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया, और तीसरे साल कंपनी ने मान लेते हैं 11% डिविडेंड दिया। ठीक है, तो अब 1 साल डिविडेंड नहीं दिया तो वो कंडीशन अलग है, तब ये हो जाएगा 21/3, तो कंपनी 7% डिविडेंड दे सकती है। 1 साल डिविडेंड नहीं दिया उससे ये रूल नहीं हटेगा, अगर तीनों साल डिविडेंड नहीं दिया तो ये रूल हट जाएगा। ये कंडीशन नंबर 1 इग्नोर कर दी जाएगी। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 कहती है गगन जब आप डिविडेंड दोगे तो रिजर्व से आपको कुछ अमाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट जो आप ड्रॉ करोगे रिजर्व्स में से शुड नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। वो कहता है गगन दूसरी कंडीशन कहती है कि जो अमाउंट आप ड्रॉ करोगे रिजर्व में से वो 1/10 यानी 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इतना ही हो सकता है। तो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल थी 100 और 20 और फ्री रिजर्व थे टोटल 30। रिवैल्यूएशन रिजर्व को इग्नोर कर दो तो ये कितना हो गया? ये हो गया 15 लाख। ऐसे लिख देते हैं अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स। नेक्स्ट, तो सेकंड कंडीशन कहती है कि रिजर्व्स में से जो अमाउंट ड्रॉ करोगे वो 10% या 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन कहती है कि जो अमाउंट आपने ड्रॉ किया है उससे पहले आप यूटिलाइज करना लॉसेस सेट ऑफ करने में। अब लॉसेस किस ईयर के सेट ऑफ करने हैं? वो कह रहे उस फाइनेंशियल ईयर के जिस फाइनेंशियल ईयर का आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो। सारे लॉसेस सेट ऑफ नहीं करने, वो कहते हैं सेट ऑफ करना लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो यहां पर मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ऐसे कह रही है कि यहां लिखा होना चाहिए था कि सेट ऑफ लॉसेस इंकर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच फॉर विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। मतलब जिस साल का डिविडेंड दे रहे हो उस साल के अगर लॉसेस है तो है ही, पहले उनको राइट ऑफ करो। तो थर्ड कंडीशन कह रही है कि 15 लाख में से आपने जो लॉस है, क्योंकि आप डिविडेंड दे रहे हैं 21-22 का, तो 21-22 का लॉस राइट ऑफ कीजिए। तो 1 लाख रुपीस का जो लॉस है वो राइट ऑफ करो। इसका मतलब आप 14 लाख रुपीस यूज कर सकते हो। नाउ अब लास्ट कंडीशन,
लास्ट कंडीशन कहती है द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच ड्रॉल, मतलब ये जो आप ड्रॉ करोगे, द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच ड्रॉल शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। यहां पर सिर्फ पेड अप कैपिटल को ध्यान रखना, रिजर्व को मत ध्यान रख लेना। वो कहते हैं गगन, तुम्हारी फोर्थ कंडीशन है कि जो आपके रिजर्व्स का बैलेंस है उसमें से आप जो भी अमाउंट ड्रॉ करोगे वो इतना ही ड्रॉ कर पाओगे कि जिससे आपका ये जो अमाउंट है ये 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब बेटे ये जो लास्ट कंडीशन है ना, 2 मिनट आपको ये समझनी पड़ेगी। देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं तो 30 लाख का मेरे पास बैलेंस है और 14 लाख अगर मैं इसमें से विड्रॉ कर लूं तो बैलेंस बच जाएगा 16 लाख और मेरी पेड अप कैपिटल है 120 लाख। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो ये हो गई 13.33%। इसका मतलब है ये मैं 14 लाख विड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको अगर तो ये मेरे पास मान लीजिए ये 16 लाख की बजाय मान लो 20 लाख होता तो मेरा क्वेश्चन इजीली बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये काम कर लेता। पर अब मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि आप जो भी रिजर्व का बैलेंस है उसमें से 15% पेड अप कैपिटल को माइनस कर दो, ये ज्यादा आसान है। तो ये हो गया 30 लैक्स और ये हो गया 15% ऑफ 100 प्लस 20 लाख, यहां पे रिजर्व नहीं होता, तो 30 माइनस 18 लैक्स, तो ये हो गया 12 लैक्स। अब आपने क्योंकि चारों कंडीशन पूरी करनी है तो ये आपका सबसे मिनिमम है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी फोर्थ कंडीशन ये थी कि बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच ड्रॉल शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। इसमें बच्चा कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए कुछ बुक्स कहती हैं गगन इसको ऐसे सिखा दो कि जो भी रिजर्व्स का बैलेंस दिया हुआ है उसमें से 15% ऑफ पेड अप कैपिटल को माइनस कर दो, तो ये आपका मैक्सिमम अमाउंट है जो कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। फिर इन चारों में से जो आपका मिनिमम हो रहा हो वो ले लो, तो यानी मेरा मिनिमम बन रहा है 12 लाख। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर ये आपने 3 अमाउंट तो रुपीज में निकाले हैं और ये वाला अमाउंट आपने परसेंटेज में निकाला है, तो इसकी भी आप रुपी वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हो इनटू 120 लाख, पेड अप कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12 लैक्स। ठीक है, एनी हाउ अब हमारा ये वाला अमाउंट बना 12 लाख, तो इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो कि मैं रिजर्व से विड्रॉ कर सकता हूं वो होगा 12 लैक्स, है ना। अब क्योंकि फोर्थ पॉइंट में ये अमाउंट निकला है तो मुझे करंट ईयर के लॉस को भी राइट ऑफ करना होगा, ऐसा पीसी तुलसियान सर की बुक कह रही है। पीसी तुलसियान सर की बुक कहती है कि गगन अगर ये फोर्थ पॉइंट में आपने कैलकुलेट किया है, 3 वाले में तो ये 1 लाख आपने राइट ऑफ कर लिया था, लेकिन फोर्थ वाले में आपने 1 लाख राइट ऑफ नहीं किया, तो वो कहते हैं गगन अब इसमें से 1 लाख रुपीज पहले राइट ऑफ करो। अब आप क्या 11 लाख। अब इसमें से आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड है, पहले आपको वो देना है, तो 20 लाख के ऊपर आपकी प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है 8%, तो इंटू 8% ये हो गया 1.60 लैक्स। तो अब आपके पास बैलेंस
इक्विटी डिविडेंड के लिए बच गया 9.40 लाख, और 9.40 लाख इक्विटी कैपिटल 100 लाख है, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, ये आ गया 9.4%। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी 10% डिविडेंड नहीं दे सकती, मैक्सिमम डिविडेंड 9.4% ही दिया जा सकता है। तो ये मैंने आपके लिए सॉल्यूशन यहां से दे दिया, ठीक है। ये पीसी तुलसियान सर की बुक में क्वेश्चन था, और उन्होंने ही शायद पेपर बनाया होगा, इसलिए 2022 के उनके एग्जाम में आया, और वहां पर जो लॉ में लिखा हुआ है वो चारों कंडीशन मैंने आपको लिख के बता दी, और मैंने उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दिया कि कंपनी 10% डिविडेंड नहीं दे सकती, वो केवल 9.4% ही दे सकती है। अच्छा जी, अब और कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेगा नहीं, फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन और मिल पाए, तो ये क्वेश्चन मैंने सीए स्टडी मटेरियल से आपके लिए लिया है। तो ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के तौर पे अपना होमवर्क समझ सकते हैं। आपको दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने इसका सॉल्यूशन भी साथ में बना दिया है, ठीक है। तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा या प्रिंट आउट ले लीजिएगा, जैसे आपको सुविधा हो। ये इसका ये सॉल्यूशन है। पहले आप ट्राई कीजिएगा, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। और ये कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। अब आप कहोगे सर 4 कंडीशन थी, तो 2 और 3 हमने इसमें मिक्स कर दी है, लॉस का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। ये लीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आगे चलेंगे। अब हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है क्या होती है, ये भी नया थ्योरेटिकल टॉपिक एडिड है। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हमारे पास कुछ रेशियोज हैं और ईपीएस की कैलकुलेशंस हैं। चैप्टर अभी बाकी है सर। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो आप करते रहिए, है ना। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।